टारगेट फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हिंदी का दूसरा मॉक टेस्ट है। ठीक है, आज हिंदी का दूसरा मॉक टेस्ट है और बहुत अच्छे सवाल और दो दो पैराग्राफ तो मैं हर क्लास में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और हर क्लास में दो दो पैराग्राफ लगेंगे भी। ठीक है, इसकी चिंता नहीं करनी। जितना होगा हम बेहतर प्रयास करेंगे अच्छा करने के लिए और करेंगे भी, क्योंकि मेरा दायित्व है आपके प्रति कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूं और पेपर में आप अच्छा करके आए। ठीक है, ठीक है। और मेहनत से करते रहिएगा, 16 दिन है, मेहनत से करिएगा। पेपर ही रट जाओगे तब भी हिंदी बहुत अच्छी करके आओगे। मैथ में जितना प्रैक्टिस सेट करा दूँ उतना कर लो, जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट कराऊँ तुम उतना कर लेना। करंट अफेयर्स का भी अच्छा रिवीजन करवाएंगे, तुम रट लेना उतना जितना मैं कॉन्सेप्ट इस PDF पे क्लास में दूँ। PDF रटने से ही मात्र काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। जितना क्लास में बताऊँ उसको भी सुनना है, क्योंकि कुछ बातें में कोई भी टीचर को कह जाता है, PDF पे सिर्फ लिखा ही दिखता है तुम्हें, और जो बात कही गई है वो फिर PDF पे तो लिखी नहीं सकती, वो बोलता भी नहीं है, तो फिर वो क्लास देखना आती ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए ये पैट का दूसरा मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूँ हिंदी का। ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, तो पहला गद्यांश लगा है, गद्यांश को ध्यान से देखिएगा। गद्यांश कठिन नहीं होता है और ये दो आएंगे 10 नंबर के, ध्यान रखना। ये 10 नंबर एकदम फ्री के हैं। ठीक है, देखो, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो, इन दिनों कुछ तो हिंदी में बुरी तरह से घुसपैठ कर रही, सुन रहे हो, इन दिनों कुछ तो हिंदी में बुरी तरह से घुसपैठ कर रही अंग्रेजियत और कुछ भाषा के अज्ञान के चलते बड़ा अनर्थ हो रहा है। कुछ तो भैया दूसरी भाषा अंग्रेजी घुस रही है उसमें से लिए, और कुछ क्या है कि भाषा के अज्ञान के चलते बड़ा अनर्थ हो रहा है। ठीक है, हमारी वह भाषा जो एक तरह से हमारी माँ है, हमारी वह भाषा जो एक तरीके से हमारी माँ है, हमारी अभिव्यक्ति का जरिया है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने का जरिया। ठीक है, हमारी अभिव्यक्ति का जरिया है और जिसकी बाँह थाम हम अपनी जीविका चलाते हैं, आज उसका जाने अनजाने घोर निरादर और अपमान हो रहा है। मतलब जिसकी अभिव्यक्ति, जो हमारी अभिव्यक्ति का जरिया है और जिसकी बाँह थाम कर हम अपनी जीविका चलाते हैं, आज उसका जाने अनजाने घोर निरादर और अपमान हो रहा है। भाषा बदेश हो रही है या की जा रही है। ठीक है, और उसके साथ जमकर छेड़छाड़ और खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, चाहे प्रिंट मीडिया से जुड़े लोग हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, शिक्षक हों या आलोचक और कथाकार, सब इस बात से सहमत होंगे कि उनकी अभिव्यक्ति का आधार सिर्फ और सिर्फ भाषा है। बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसका ज्ञान उससे छीन लिया जाए तो वे मूक और लाचार हो जाएंगे। आज उसी भाषा के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हो रही है वह चिंता का विषय है। ऐसे में जिन्हें भाषा से प्यार है या जिनकी अन्नदाता है, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वे पल भर रुकें और भाषा पर विमर्श करें। जो गलत प्रयोग हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए सक्रिय और सचेष्ट हों। आज बड़े बड़े विद्वानों तक, समझ रहे हो, आज बड़े बड़े विद्वानों तक को धड़ल्ले से भाषा का गलत इस्तेमाल करते देखा जाता है। ठीक है, शब्दों के अर्थ और सही प्रयोग की जानकारी न होने के कारण कभी कभी अर्थ का अनर्थ होते भी देखा गया है। हम जिस भाषा के हैं
और जिसके चलते ही हम जो हैं, हम जिस भाषा के हैं और जिसके चलते ही हम जो हैं वो है उसका प्रयोग सही और सटीक हो, यह हमारी काम्य है। उसका प्रयोग सही और सटीक हो, यही हमारा काम्य है। जो इसके सही प्रयोग को नहीं जानते हैं उन्हें राह दिखाना और बताना कि सही क्या है क्या गलत है, यही इसका उद्देश्य है। समझे? यही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन में लगवाता हूँ, देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुचित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुचित है। पहला पढ़ो, हिंदी में बुरी तरह से घुसपैठ कर रही अंग्रेजियत और कुछ भाषा के अज्ञान के चलते बड़ा अनर्थ हो रहा है। ये एकदम बात सही है, पहले ही लिखी है। अनुचित पूछा है, ये उचित है। भाषा बदेश हो रही है, उसके साथ जमकर छेड़छाड़ और खिलवाड़ हो रहा है, ये भी एकदम सही है। आज भाषा के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हो रही है वह सामान्य विषय है। आगे पढ़ो, भाषा के जो गलत प्रयोग हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए सक्रिय और सचेत हों। अभी पढ़ाया था। आज भाषा के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हो रही है सामान्य विषय है, ये तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ लो। ये देखना, यही नीचे देखना, यही लिखा है जो गलत प्रयोग हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए सक्रिय और सचेत हों, पहला। और एक और पढ़वा दूं तुम्हें, देखो इन दोनों कुछ तो हिंदी में बुरी तरीके से घुसपैठ की रही अंग्रेजियत और कुछ भाषा के अज्ञान के चलते बड़ा अनर्थ हो रहा है, ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, ठीक है। भाषा बदेश हो रही है, ये भी पढ़ लो, इसी में लिखा होगा। देखो भाषा बदेश हो रही है, ये देखो भाषा बदेश हो रही है या की जा रही है, उसके साथ जमकर छेड़छाड़ हो रही है और खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, तीनों मिल गई। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है शब्दों के अर्थ और सही प्रयोग की जानकारी न होने के कारण क्या हो जाता है। शब्दों के अर्थ और सही प्रयोग की जानकारी न होने के कारण क्या हो जाता है। पहला, एक मुहावरा बन जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, व्याख्या बन जाती है, संक्षेप पर विस्तृत हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखो यही लिखा है, देखो ये लिखा है शब्दों के अर्थ और सही प्रयोग की जानकारी न होने के कारण अर्थ का अनर्थ होते देखा गया है। ठीक है, आगे देखो, यदि व्यक्ति से भाषा का ज्ञान छीन लिया जाए, यदि व्यक्ति से भाषा का ज्ञान छीन लिया जाए तो वह कैसा हो जाएगा। पहला लिखा है विकल्प बेकार और लालची, दूसरा लिखा है बाचाल और शांत, तीसरा लिखा है मूक और लाचार, चौथा लिखा है सुखी और सज्जन। ये सही है एकदम, मूक और लाचार हो जाएगा। देख लो, तो मैं पैराग्राफ में दिखा दूँ एक एक बात। यहाँ देखो लिखा होगा कहीं, यहाँ देखो यहाँ लिखा है यदि लिखा उनकी अभिव्यक्ति का आधार और जो सिर्फ और सिर्फ भाषा है उसका ज्ञान अगर उनसे छीन लिया जाए तो मूक और लाचार हो जाएंगे। लिखा है मूक और लाचार हो जाएंगे। आगे देखो, आगे लिखो, यदि व्यक्ति से भाषा का ज्ञान छीन लिया जाए तो कैसा हो जाएगा, मूक और लाचार। ठीक है, आगे देखो लिखा है काम्य से अभिप्राय है। देखो ये काम्य, पहले तो पैराग्राफ में देखो ये काम्य यहाँ लिखा है हम जिस भाषा के हैं और जिसके चलते ही हम जो हैं वो है उसका प्रयोग सही और सटीक हो, यही हमारा काम है। इस काम्य का मतलब है प्रार्थना, यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है, इस काम्य का अर्थ है प्रार्थना। देखो दिखता है कहीं इसमें प्रार्थना। विराग कामना करने योग्य, प्रकृति प्रवृत्ति तो कामना करने योग्य। ठीक है, कामना करने योग्य। ठीक है, आगे देखो, ये देखो जाने अनजाने हमसे किसका अनादर और अपमान हो रहा है। जाने अनजाने हमसे किसका अनादर और अपमान हो रहा है। हमारी अभिव्यक्ति के साधन भाषा का, हमारी जीविका के साधन भाषा का,
भाषा जो एक तरह से हमारी माँ है, उसका उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी पढ़ लो एक बार पैराग्राफ, फिर पढ़वा देता हूँ। देखो लिखा है, हमारी वह भाषा जो एक तरीके से हमारी माँ है। आगे देखो लिखा है, भाषा के अज्ञान के चलते बड़ा अनर्थ हो रहा है, हमारी अभिव्यक्ति का जरिया है, जो जिसकी बात हम अपनी जीविका चलाते हैं, आज उसका जाने अनजाने में घोर निरादर हो रहा है। ठीक है, लिखा है। ये देखो, एक तो वह जो भाषा हमारी एक तरह से माँ है, भाषा के ज्ञान के चलते बड़ा अनर्थ हो रहा है, और हमारी ये व्यक्ति का जो जरिया है, सारी बातें लिखी हैं। ठीक है, आगे देखो, इनमें से प्रेमचंद्र द्वारा रचित कौन सी रचना है? तो प्रेमचंद्र, तमस, गबन, गुनाहों का देवता, मेला आंचल, बताओ कौन है? तो देखो, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित पुस्तक है गबन। गबन लिखी है मुंशी प्रेमचंद्र ने। ठीक है, ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है गबन। ठीक है, आगे देखो, गबन, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। कलर बदल दूं मैं, एक मिनट। देखो, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ठीक है, मैं बात करूं यहाँ पर, एक मिनट, जैसे बात कर, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, मेला आंचल, मेला आंचल, मेला आंचल है फणीश्वर नाथ रेड्डी। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेड्डी। ठीक है, ये इनकी मेला आंचल है। ठीक है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की। तमस किसकी है? तमस, तमस भी लिख लो, तमस है भीष्म साहिनी, भीष्म साहिनी की पुस्तक है तमस। ठीक है, भीष्म साहिनी। तो मेलाचल फणीश्वर नाथ रेड्डी, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ठीक है, गबन मुंशी प्रेमचंद्र, तमस भीष्म साहिनी। ठीक है, आगे देखो, इनमें से कौन सी प्रसिद्ध रचना महादेवी वर्मा की है? इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो महादेवी वर्मा, देखो, रेणुका, नीरजा, लहर, मधुशाला। तो नीरजा लिख लो, नीरजा, नीरजा महादेवी वर्मा का तीसरा प्रसिद्ध काव्य था। नीरजा महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा लिख लो। ठीक है, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध तीसरा काव्य संग्रह था। ठीक है, बात करूं मैं रेणुका की, तो देखो रेणुका किनकी है? रेणुका रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की है रेणुका। आगे बात करूं मैं, नीरजा हो गई। लहर, लहर किसकी है बताओ? लहर है जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की। मधुशाला हरवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुकलश, दो चट्टाने, क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक, हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया है इन बातों का। ठीक है, तो सारी लिखा दी है। प्रसिद्ध रचना महादेवी वर्मा की नीरजा है। रेणुका की बात करूं रामधारी सिंह दिनकर की है। लहर की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद। वहीं मधुशाला की बात करूं हरवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, नीरजा महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध तीसरा काव्य संग्रह है। ठीक है, आगे देखो, महादेवी वर्मा की, ठीक, और सॉरी
नीरजा, ठीक है, नीरजा है, कौन है नीरजा। देखो आगे, नौका का पर्यायवाची पूछा है। नौका का पर्यायवाची तरी, फिर लिखा है यामिनी, फिर लिखा है भारती, रमणी। तो नौका का पर्यायवाची क्या है? तरी। तो लिख लो नौका का पर्यायवाची, नौका का पर्यायवाची लिख लो तरिणी, तरिणी, ठीक है, तरिणी। जलयान, तरड़ी, जलयान, जलपात्र, ठीक है, जलपात्र, तरी, बेड़ा, बेड़ा, डोंगी, ठीक है, ये नौका के हो गए ठीक है। आगे देखो, आगे बात करूं मैं यामिनी की, कर लो यामिनी। यामिनी रात का पर्यायवाची होता है, ठीक है, यामिनी। विवाहवरी, ठीक है, रजनी, रात्रि, रात्रि, रैन, राका, राका, निशा, निशा, रजनी, रैन है, ठीक है। आप भारती के देख लो, भारती किसको कहते हैं? भारती, भारती, बीड़ा पाड़ी, सरस्वती माँ के होते हैं, ठीक है, भारती, बीड़ा पाड़, ठीक है। और शारदा, शारदा के बाद बाग देवी, बाग देवी, आगे लिख लो इनके, बाग देवी, बागेश्वरी, बागेश्वरी। और लिख लो महाश्वेता, महाश्वेता, हंसवाहिनी, हंसवाहिनी, ठीक है, हंसवाहिनी। ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली, ज्ञानदा, ठीक है। महाश्वेता हो गया है, बीड़ा पाड़ हो गया, बागेश्वरी हो गया, बाग देवी, बाग देवी, ठीक है। आगे देखो किसका और कराना है, किसका रह गया पर्यायवाची, देखो 1 मिनट, आगे लगाओ, कहाँ थे हम? यहीं थे बस। किनका और रह गया? रमणी का, रमणी, तो लिख लो रमणी के, अबला, स्त्री, ठीक है, ललना, सुंदरी, सुंदरी, औरत, औरत। और लिख लो कांता, कांता, वनिता, कलत्र, कलत्र। और लिखोगे कामिनी, कामिनी, स्त्री के हो गए, ठीक है। आगे देखो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेग का पर्यायवाची है? बेग, बेग का मतलब होता है पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची पूछा है। विचक्षण, विक्षण, नभचर, विभूति, अनुचर। तो देखो नभचर, नभचर, ठीक है, लिख लो पक्षी के पर्यायवाची, पक्षी के पर्यायवाची लिख लो पतंग, पतंग, द्विज, द्विज, खग, खग, पखेरु, पखेरु, ठीक है। आगे किसके लिखोगे? आगे लिख लो विभूति के, विभूति किससे कहते हैं? देखो धन संपदा को कहते हैं विभूति, धन संपदा, ठीक है। वित्त, वित्त, वित्तायोग पढ़ा होगा, जहाँ रुपया की बात की जाती है। आगे देखो,
अनुचर का लिख लो, अनुचर, अनुचर दास, नौकर, नौकर, ठीक है, चाकर, ठीक है, सेवक आदि होते हैं, ठीक है। और हो गए ना। विचक्षण के लिख लो, लिखना चाहो तो, विचक्षण लिखना चाहो तो लिख लो अगले पेज पे, ठीक है। विचक्षण को लिख लो, देखो विद्वान, विद्वान, बुद्ध, धीर, पंडित, पंडित, ठीक है। आगे देखो, देखो सम्मुख, सम्मुख का विलोम बताओ। सम्मुख, रुकना, अपमान, विमुख, कुमुख, बताओ सम्मुख का विलोम। रुकना, अपमान, विमुख, कुमुख। तो सम्मुख का विलोम होता है विमुख, लिख लो। सम्मुख विलोम हो गया विमुख, विमुख, ठीक है। रुकना, रुकना का विलोम चलना, ठीक है। अपमान का, अपमान का सम्मान, अपमान का सम्मान। वक्र का लिख लो, वक्र, वक्र का तो क्या होता है, रिजु, ठीक है। कुमुख, ठीक है। आगे लिख लो अमावस्या का, अमावस्या का लिख लो। और लिख लो तुम प्रकाश का विलोम, प्रकाश का। और लिख लो चांदनी, इनका पर्यायवाची लिख लो। तो देखो अमावस्या का क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। एक अमावस्या रात होती है, पूर्णिमा। प्रकाश अंधकार, ठीक है, प्रकाश का अंधकार। चांदनी, चांदनी रात, धूप, ठीक है। तो सम्मुख का विमुख, रुकना का चलना, अपमान का सम्मान, वक्र का रिजु, अमावस्या का पूर्णिमा, प्रकाश का अंधकार, चांदनी का धूप, आके विलोम हो गए, ठीक है। और देखो आगे अमावस्या का विलोम पूर्णिमा, ठीक है। आगे सारे मैंने लिखाए विलोम, ठीक है। अमावस्या, ये अमावस्या का पर्यायवाची है कुहू, ठीक है। कुहू अमावस्या का पर्यायवाची है, लिख लो चाहे अमावस्या के पर्यायवाची, ठीक है। लिख लो अमावस्या के पर्यायवाची, पर्यायवाची लिख लो। क्या होते हैं देखो, कुहू, कुहू कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष इन्हीं का पर्यायवाची है, ठीक है। और अमावस्या, अमावस्या का तो अमावस्या होता है, ठीक है। आगे देखो आचार और आचार्य, आचार और आचार्य इनको क्या कहते हैं, ये होते हैं श्रुति सम, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, इनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनका मतलब होता है कि ये बोलने में तो एक से जैसे लगते हैं, ये बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा ईश्वर या व्यंजन की थोड़ी मात्रा डिसबैलेंस अगर कर गई तो अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे आचार और आचार्य, तो पहला लिखा है अनुरक्ति, निकटता, अपत, अपथ्य, रीति, विद्वान, बाल, कुबेरपुरी। तो देखो इस आचार्य का तो मतलब मैं देखते देखते समझ गया कि भैया विद्वान होगा, तो ये मिल गया विद्वान। और इससे प्रकट हो गया कि इस आचार का मतलब रीति होगा, ठीक है। तो यही आंसर है, ठीक है। आचार्य रीति, आचार्य विद्वान, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो है और हे, ये भी कैसे हैं, श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। श्रम श्रुति भिन्नार्थक इनको कहा जाता है, भिन्नार्थक शब्द होते हैं। श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द जो बोलने में तो ऐसे ही लगते हैं, मात्रा डिसबैलेंस अगर होगा ही तो अलग अलग अर्थ होता है। कारण नीचा, एक लिखा है नीचा घड़ा, एक लिखा है घोड़ा नीचा,
चौथा विकल्प है नीचा कारण। तो देखो हे और है, ठीक है माने तो घोड़ा होता है, ठीक है, और हे माने नीचा होता है। लिख लो है और हे, पर्यायवाची पढ़ा होगा, है बाजी तुरंग घोटक। है का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है, तो लिख लेना इस है का मतलब होता है घोड़ा और इस हे का मतलब होता है नीचा, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई। आगे देखो क्वेश्चन। जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो के लिए एक शब्द बताओ। जो भूमि उपजाऊ हो के लिए एक शब्द, तो उर्वरा, ऊषाकाल, एकाग्रचित, एक देशीय। जो भूमि उपजाऊ हो वो उर्वरा होती है, ठीक है, उर्वरा। और ऊषाकाल, ऊषाकाल किसे कहते हैं, देखो लिख लो ऊषाकाल, ऊषाकाल लिख लो ऊषाकाल को। सूर्य के निकलने से पहले, सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का समय, सूर्य के निकलने से पहले का समय जिसे कहते हैं हम ऊषाकाल। मैं कहूँ एकाग्रचित, एकाग्रचित किसे कहते हैं, एकाग्रचित, एकाग्रचित। तो एकाग्रचित का मतलब होता है जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, एक जगह स्थिर हो उसे कहते हैं एकाग्रचित, ठीक है। आगे देखो एक देशीय, एक देशीय किसे कहते हैं, एक ही देश से संबंध रखने वाला, जिसका संबंध एक देश से हो, जिसका संबंध एक देश से हो, जिसका संबंध एक देश से हो उसे कहते हैं एक देशीय, ठीक है। सारे हो गए। उर्वरा जो भूमि उपजाऊ के लिए हो, ऊषाकाल सूर्योदय से पहले का स्थान वो समय, एकाग्रचित जिसका चित्त स्थिर हो, एक देशीय जो एक ही देश से संबंध रखता हो, ठीक है। आगे देखो, आगे दूसरा गद्यांश लगा है, इसको भी पढ़ो, ठीक है, और मेहनत से पढ़ो, ध्यान से पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन एक बार में निपटेंगे, ठीक है। देखो उन दिनों गांधी जी जेल में थे, उन दिनों गांधी जी जेल में थे, उनसे मिलने ढेरों लोग रोज जेल पहुंच जाते। गांधी जी जेल में थे, उनसे मिलने ढेरों लोग रोज जेल पहुंच जाते, जिससे जेलर परेशान था। आखिरकार उसने एक अफ्रीकी कैदी को गांधी जी की निगरानी का काम दे दिया, ठीक है। आखिरकार उसने अफ्रीकी कैदी को गांधी जी की निगरानी का काम सौंप दिया। वह कैदी गांधी जी पर कड़ी नज़र रखने लगा। जो अफ्रीकी कैदी था वो गांधी जी पर कड़ी नज़र रखने लगा ताकि उनसे कोई मिल ना पाए। वह जेलर की आज्ञा का सख्ती और ईमानदारी से पालन कर रहा था। अफ्रीकी कैदी उस जेलर की आज्ञा का सख्ती और ईमानदारी से पालन कर रहा था। वह कोई भी भारतीय भाषा नहीं समझता था। जब कभी वह गांधी जी के पास से गुजरता, गांधी जी उसे देखकर मुस्करा देते। वह कभी मुस्कराता और कभी गांधी जी को घूरते हुए गुजर जाता। कभी तो मुस्कराता और कभी गांधी जी को घूरते हुए गुजर जाता, लेकिन बापू हमेशा उसे देखकर मुस्कराते थे। एक दिन वह कैदी बैरक की सफाई कर रहा था। ठीक है, बैरक की सफाई कर रहा था। बैरक में चारों ओर गंदगी फैली हुई थी।
बैरक में चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। अचानक एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। अचानक एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। कैदी दर्द से तड़प उठा। कैदी दर्द से तड़प उठा। डंक के कारण उसका शरीर धीरे धीरे नीला और ठंडा पड़ने लगा। ठीक है, नीला और ठंडे पड़ने लगा। गांधी जी दौड़कर उसके पास आए और पलक झपकते ही उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और जहाँ बिच्छू ने काटा था उसे रगड़ने लगे। जहाँ बिच्छू ने काटा था उसे रगड़ने लगे। फिर उन्होंने मुंह लगाकर उसका जहर निकालने की कोशिश की। ये देखकर कैदियों में अफरा तफरी मच गई। जल्दी से डॉक्टर बुलाया गया। तुरंत उसका उपचार किया गया। आगे क्वेश्चन लगाते हैं, देखो। गांधी जी ने कैसे अफ्रीकी कैदी के शरीर का जहर निकालने की कोशिश की थी? गांधी जी ने कैसे अफ्रीकी कैदी के शरीर का जहर निकालने की कोशिश की थी? सुई लगाकर, रगड़कर, मुंह लगाकर, हाथ दबाकर। कैसे? मुंह लगाकर गांधी जी ने उसका जहर निकालने की कोशिश की थी, ये लिखा है। फिर उन्होंने मुंह लगाकर उसका जहर निकालने की कोशिश की। ठीक है, आगे देखो। अफ्रीकी कैदी को बिच्छू ने कब काटा? जब वह गांधी जी को घूर रहा था, जब वह बैरक से बाहर गया था, जब वह बैरक की सफाई कर रहा था, जब वह जेलर के पास गया था। जब वह बैरक की सफाई कर रहा था तभी उसे बिच्छू ने काट लिया था। देखो यहाँ लिखा होगा, बैरक में चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। अचानक एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। लिखा एक दिन वह कैदी बैरक की सफाई कर रहा था। ठीक है, आगे देखो। अफ्रीकी कैदी को बिच्छू ने कब काटा? जो बैरक की सफाई कर रहा था। आगे देखो। निम्न में से किस शब्द की बर्तनी सही है? बर्तनी, भाग्यमान, रामायण, लालायत, वाल्मीकि। देखो भाग्यमान क्यों, तो भाग्यवान लिखा जाता है, भाग्यवान। अब सही हुई बर्तनी इसकी। ठीक है, रामायण की रामायण, इसकी बर्तनी अब शुद्ध हुई। लालायत एकदम ठीक है। वाल्मीकि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वाल्मीकि भी गलत है। क्या सही है? लालायत सही है एकदम। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? अफ्रीकी कैदी को गांधी जी की निगरानी का काम दे दिया गया। बात सही है, अफ्रीकी कैदी को गांधी जी की निगरानी का काम दिया गया था। फिर है, अफ्रीकी कैदी गांधी जी पर कड़ी नज़र रखने लगा। ये भी बात सही है, अफ्रीकी कैदी गांधी जी पर कड़ी नज़र रखने लगा था। अफ्रीकी कैदी जेलर की आज्ञा का सख्ती और ईमानदारी का पालन कर रहा था। एकदम राइट बात है, अफ्रीकी कैदी जेलर की आज्ञा का सख्ती और ईमानदारी से पालन कर रहा था। अफ्रीकी कैदी भारतीय भाषा समझता था, तो भारतीय भाषा अफ्रीकी कैदी नहीं समझता था। मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ, जो पढ़े थे हम लोग, ये है, ये यहीं होगा या तो पीछे होगा, यहाँ होगा। वह कोई भी, इसके आगे देखो, इसके आगे पेन नहीं पहुँचा, लेकिन तुम देखो, वह कोई भी भारतीय भाषा नहीं समझता था। ठीक है, वह कोई भी भारतीय भाषा नहीं समझता था। आगे देखो। अफ्रीकी कैदी को जेलर ने क्या काम सौंप दिया था? गांधी जी को मारने का, गांधी जी की निगरानी रखने का, गांधी जी से दोस्ती करने का, गांधी जी की चुगली करने का। तो गांधी जी की निगरानी रखने का काम अफ्रीकी कैदी को जेलर ने सौंपा था। ठीक है, आगे देखो, या मैं दिखा दूँ इसमें पीछे, देख लो, इसके ऊपर होगा, देखो लिखा है, उसने एक अफ्रीकी कैदी को गांधी जी की निगरानी का काम दे दिया था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, और देखो ऊपर। ठीक है, हो गया। आगे देखो, बैरक से विपरीत है, बैरक से विपरीत है छावनी, सराय,
धर्मशाला, विश्रामशाला। छावनी बैरक से अभिप्रेत है छावनी, ठीक है। बैरक का मतलब होता है फलानी बैरक में लड़का है। पीएसी की जो बैरकें होती हैं ये छावनी होती हैं। मतलब अपनी बात करें तो पीएसी जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस का एक दूसरा पार्ट जो सेकंड क्लास का ये पीएसी, उससे बाद थर्ड का होता है फायर ब्रिगेड ये सब। तो जो पीएसी होती है ये पीएसी में, ये पीएसी वालों को पूछो तो ये बैरक बोलते, बैरक में रहते हैं। और अगर यही बात मिलिट्री में पूछोगे तो छावनी कहते हो, छावनी, ठीक है। इतना अंतर है, ठीक है। बात एक ही है, श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्दों के, ठीक है। आगे देखो, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा, ठीक है। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, प्रत्यक्ष, निर्यात, आयात, परोक्ष। निर्यात, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात। अपने देश, दूसरे देश से लिख लो, दूसरे देश से अपने देश में सामान आना। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना ये होता है आयात, ठीक है। परोक्ष क्या होता है, परोक्ष होता है आँखों से परे, आँखों से परे जिसे कहते हैं परोक्ष। निर्यात होता है अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना। प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष को आँखों के सामने, आँखों के सामने प्रत्यक्ष बोला जाता है, आँखों के सामने। आँखों के सामने को कहते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। आगे देखो, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का। हमें यह सावधानी लेनी होगी, वहाँ घना अंधेरा छाया था, क्या यह संभव हो सकता हो, मैं दर्शन देने आया था। पहले तो ये एकदम गलत है, मैं दर्शन करने आया था, ठीक, ये होगा। क्या यह संभव हो सकता है, वो ये क्या यह संभव हो सकता है तो ठीक था, हो गया गलत। हमें यह सावधानी लेनी होगी, हमें यह सावधानी रखनी होगी, ठीक है। वहाँ घना अंधेरा छाया था, शुद्ध वाक्य, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देखो। चंद्रमा निकल आया, वर्ष भर क्या करते रहे, वर्ष भर क्या होता रहा। हिमालय, हिमालय कैसा शब्द है, हिमालय पुल्लिंग है, हिमालय, ठीक है। हमारे उत्तर में, हमारे भारत के उत्तर में हिमालय खड़ा है, हिमालय, ठीक है। मधुरता, भाषा में मधुरता रहनी चाहिए, वाणी में मधुरता रहनी चाहिए, मधुरता रहना चाहिए, मधुरता रहनी चाहिए, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आगे देखो, वाक्य में प्रयोग करके इन शब्दों को हम यूज जान सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। सज्जन का संधि विच्छेद, हमेशा ध्यान रखना, जैसे सज्जन है, इस सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये ता जा में बदल जाता है। जैसे तल्लीन, जैसे तल्लीन होता है, ये तल्लीन, इसको लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, और ये ताला में चेंज हो जाता है। वैसे व्यंजन संधि की बात अगर मैं करूं तो जैसे का अपने तीसरे अक्षर गा में चेंज हो जाता है। हर अक्षर, जैसे चा है अपने तीसरे अक्षर जा में चेंज हो जाता है। ऐसे कईयों वर्ण हैं, व्यंजन संधि पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये का जो व्यंजन संधि के हैं ये अपने हर तीसरे अक्षर में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जैसे सत्यजन, सज्जन को लिख सकते हैं सत धन जन, तल्लीन को तथ धन लीन, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, सिक्का जमाना, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। प्रभाव जमाना, पैसा इकट्ठा करना, पैर जमाना, बैठ जाना। कहते सिक्का जम गया उसका, सिक्का जमना, प्रभाव जमाना, प्रभाव जमाना, ठीक है। आगे देखो, तो इतने ही क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। 25 क्वेश्चन कराए और 25 ही क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होंगे जो पेपर में आएंगे, इनसे कठिन औकात नहीं है पैट की, ठीक है। मैं बोलता तो बहुत सीधा हूँ और बहुत टेढ़ा भी, पैट की औकात नहीं इससे ज़्यादा पूछने की, क्योंकि प्री टेस्ट है
और इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता। आप ये इतने ही अगर याद कर लिए और इसी रूल पे चलते रहे 15 दिन तो हिंदी बहुत अच्छे मार्क के आओ। ठीक है, 25 में 23, 25 में 22 तो कम से कम मान के चलिए, 23-24 मारोगे। ठीक है, उसके बाद मैथ का, उसके बाद इकोनॉमिक्स जीएस का भी कराएंगे। हर मॉक टेस्ट होने लगे हैं, बस देते रहिएगा। और जो क्लास हम देख लेंगे नहीं हुई वो भी करवा देंगे। और सिस्टम में एक बस कमेंट ज़रूर मिला है कि जो मोबाइल पे वीडियो दिखती है लड़कों को, वो उनका कहना है कि छोटा दिखता है ना, तो उसको 1 तारीख के बाद आपको ये भी हम आपकी दिक्कत समस्या को सॉल्व कर देंगे, बड़ा सा लगवा देंगे और आपको जो वीडियो दिखाई देगी एकदम स्पष्ट और बड़ी दिखाई देगी। लेकिन तब तक मेरी रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को लिटा कर पढ़िएगा, जिससे जो वीडियो है पूरी स्पष्ट दिखाई देगी फिर। ठीक है, तब तक 1 तारीख के बाद सिस्टम बदल देंगे हम और अच्छा प्रयास करेंगे। और जो यूपी पैट क्वालिफाइड है वो बंद दरोगा के लिए तैयार हो जाएं। परीक्षा दिसंबर में हर हालत में करवा देगा ये आयोग, ये भीतर से जानकारी मिली है। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर कोई दिक्कत है, और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स, जय हिंद।